जो असर है आज हमें बहुत से जगह पर देखने को मिलते हैं। और मैं कल ही कुछ रिसर्च पेपर पढ़ रहा था और एक जो चीज सामने आई है वह मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। स्लाइड दिख रहे हैं शरद भैया? जी सर, दिख रहे हैं। जी दिख रही सर। तो जैसा हम लोगों ने आज तक ट्राइकोडर्मा के बारे में सुना है और प्रैक्टिकली हम लोगों ने बहुत सी चीजें देखी भी है, लेकिन मुख्य विषय में जाने से पहले एक चीज जो आप सभी को इससे पहले भी हम लोग इस विषय पे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उसके परिणाम क्या है वह कल एक रिसर्च पेपर जो सामने आया उसके बारे में यहाँ मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहता हूँ। जैसा हम लोगों ने देखा है कि ये जो स्लाइड है अभी दिख रहा है, पेस्टिसाइड यूज इन जी 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 सर, किलोग्राम पर सेकंड हो हेक्टर। गई सर उसके बाद। तो इसमें हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग देशों में प्रति हेक्टर कितना पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है। और यहाँ क्लियर कट दिख रहा है कि सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग जापान में किया जाता है। अब इस चीज का असर क्या दिखता है, तो यहाँ आप एक देख सकते हो कि पेस्टिसाइड ज्यादा यूज होने की वजह से एंड स्पेसिफिकली जापान में ज्यादा पेस्टिसाइड यूज होने की वजह से जापान का जो पीने का पानी है उस पीने के पानी में आज की डेट में, यानी ये 2023 का पेपर है और 2023 के पेपर में ये चीज सामने आई है कि जापान में 114 अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड पानी में मिलना शुरू हुए हैं। यानी यह जो चीज है यह कितना महत्व रखती है यह इस पर से हम लोग देख सकते हैं। यानी अगर पीने के पानी में 114 तरह के पेस्टिसाइड दिख रहा है वहां पे, जापान 114 पेस्टिसाइड। जी सर, अच्छा दिख रहा है सर। यानी यह जो चीज हम लोग पिछले कई दिनों से चर्चा करते आ रहे हैं कि हमें पेस्टिसाइड का डेटा या फर्टिलाइजर का डेटा हमारे पास होना क्यों जरूरी है, तो यहाँ ये जो पहला स्लाइड है, ये पहला स्लाइड में ये क्लियर कट देख सकते हो कि दुनिया में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग जापान में किया गया है और पर हेक्टर यह 11 किलो से ज्यादा है। और उसी का परिणाम आप देखिए कि उनका जो पीने के पानी का जो स्रोत है उसमें 114 तरह के केमिकल पेस्टिसाइड आज पीने के पानी में मिलने लगे हैं। और हम लोग समझ सकते हैं कि पीने के पानी में अगर यह पेस्टिसाइड अगर उपलब्ध होंगे तो आने वाली पीढ़ियां और आने वाला समय हम लोगों के हेल्थ के बारे में हमें सोचना बहुत जरूरी होगा। और जिस तरह से जापान में 114 केमिकल पेस्टिसाइड है, तो अपने भारत में भी 18 तरह के पेस्टिसाइड का जो अंश मिला है। या इधर अगर हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स देखें तो वहां भी 38 तरह के केमिकल पेस्टिसाइड और ब्राजील में 40 तरह के पेस्टिसाइड आज उनके पानी में मिल रहे हैं।
अब यहाँ पे एक टेबल और भी मिला है कुछ अलग रिसर्च पेपर के माध्यम से कि पानी में इसकी मात्रा कितनी होना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज हम लोग देख सकते हैं कि सारे पेस्टिसाइड मिला के यह 0.5 माइक्रोग्राम पर लीटर होना चाहिए, ऐसा यूरोपियन यूनियन का कहना है। सारे मिला के मीन्स जितने भी अलग अलग तरह के, जैसा मैंने कहा कि जापान में 114 तरह के पेस्टिसाइड मिल रहे हैं, उसके बाद में इंडिया में 18 तरह के, यूनाइटेड स्टेट्स में 38। अब आप सोचिए कि अगर ये सारे पेस्टिसाइड मिला के 0.5 माइक्रोग्राम से कम उसका प्रमाण होना चाहिए। और यहाँ पे और भी एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग देशों में यह मात्रा अलग अलग है। यानी यूरोप कहता है कि यह 0.5 माइक्रोग्राम से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए, यानी इस टेबल में अगर हम लोग देखें तो सारी विपरीत परिस्थितियां है। मैं अभी इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप सभी लोगों को यह रिसर्च पेपर मैं भेज दूंगा और आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़िए। और अगर जिन्हें अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत आती है तो किसी के साथ बैठ के ये समझ के लेवे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैंने लास्ट टाइम भी आप सभी से कहा है कि कम से कम जो इटारसी के आसपास में जो किसान भाई जुड़े हैं, वे हर महीना में या हर 2 महीना में कम से कम एक साथ बैठकर कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होवे तो उस पर साथ बैठ के चर्चा करनी चाहिए। अब यह चीज मैं क्यों क्यों सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ देखिए, जैसे ब्राजील का एक अगर डेटा हम लोग देखें तो ग्लायोफोसेट, यानी मैं आपको यह स्लाइड नीचे दिखाता हूं, ग्लायोफोसेट उनका कहना है कि ये 500 माइक्रोग्राम पर लीटर रहा तो भी चलेगा। और यूरोपियन यूनियन का कहना है कि ग्लायोफोसेट 0.1 होना चाहिए। यानी अब ये सारी जो चीजें सामने आ रही है, यह इतना दर्शा रही है कि ज्यादा पेस्टिसाइड उपयोग होने की वजह से ज्यादा पैमाने पे पीने के पानी में या जो सब्जियां हम लोग खा रहे, इसमें इसके परिणाम आज दिखाई दे रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोग मिलकर अगर इस विषय में अलग अलग तरह के रिसर्च पेपर ढूंढे और कॉन्क्रीट अगर डेटा इसमें से निकाले तो सभी के लिए उपयुक्त तो होगा। लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस आप यहाँ देख सकते हो कि ब्राजील कहता है 500 माइक्रोग्राम 1 लीटर में चलता है और यूरोपियन यूनियन का कहना है 0.1 माइक्रोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो अलग अलग मतांतर है या मत भिन्नता है, इन विषयों पे भी हम लोगों को सोचना जरूरी है। और इन सब चीजों को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट जितने भी किसान भाई अभी इस मंच से जुड़े हैं, तो वे अपने अपने खेतों में कितना पेस्टिसाइड यूज करते हैं उसका डेटा निकालना बहुत जरूरी है। और वह डेटा जब तक सामने नहीं आएगा तब तक हम, और इसका और भी रीजन, अगर आप ये टेबल्स अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छी तरह से देखो, तो इसमें ये पता चलता है कि कौन सा पेस्टिसाइड ज्यादा
तकलीफें देता है, ज़्यादा हार्मफुल है। और अगर आप लोग वही पेस्टिसाइड बड़े पैमाने पे यूज़ कर रहे होंगे, तो कम से कम आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए आपको इस पेस्टिसाइड का उपयोग या तो बंद कर देना चाहिए या धीरे-धीरे कम करके उसको आने वाले समय में उसका उपयोग ना करें। और जैसा इन सभी चीज़ों में जितने भी कीटनाशक होते हैं, जितने भी, वे कीटनाशक मनुष्यों के लिए ज़्यादा पैमाने पे घातक होते हैं। और अगर हम लोगों का कीटनाशक का उपयोग ज़्यादा होता होगा, तो हमें इस बारे में सच में सोचना ज़रूरी है। तो मैं ये आप सभी से अपेक्षा करूँगा कि कम से कम अलग-अलग तरह के जो पेस्टिसाइड, उसमें फिर कीटनाशक होवे, फंगिसाइड होवे या इवन हर्बिसाइड होवे, जो भी आप उपयोग में लाते हो, उन सभी के बारे में आप जितना जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन दोगे, तो वह सभी के लिए उपयुक्त होगा। और अब जो मुख्य विषय हम लोगों का, कि जो ट्राइकोडर्मा है, आज हम बहुत से किसान भाई ट्राइकोडर्मा या सूक्ष्मजीव बनाने में जुटे हैं। समझने की कोशिश हो रही है कि किस तरह यह ट्राइकोडर्मा बनाया जावे। और इस एक ट्राइकोडर्मा पे या हम लोगों के घर में जो दही है, उसमें का जो लैक्टोबैसिलस है, इन विषयों पे ज़्यादा फोकस करने का जो रीज़न है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यह ट्राइकोडर्मा एक बायोफंगीसाइड करके काम करता है। उसके बाद यही ट्राइकोडर्मा इंसेक्टिसाइड करके भी काम करता है। और बैक्टीरिसाइड, जैसा आप फंगीसाइड का एग्जांपल लेवे, तो जितने भी फंगल इन्फेक्शंस है, मान लो धान में जो फंगल इन्फेक्शन आते हैं, जैसा हमारे यहाँ पे करपा हम कहते हैं, तो वो कंट्रोल करना होवे, या जैसे चने की खेती है, तो चने की खेती में विल्टिंग होता है, तो उस विल्टिंग का रीजन फ्यूजेरियम की जो फंगस होती है, वह चने की जड़ को मार डालती है। तो उस फ्यूजेरियम का कंट्रोल ट्राइकोडर्मा करता है, इसीलिए वह बायोफंगीसाइड माना जाता है। आज नए नए इंसेक्ट का अटैक हमें देखने को मिलता है, यानी स्पेसिफिकली सकिंग इंसेक्ट है। व्हाइट फ्लाई बहुत से फसलों में अब आने लगी है। और विशेषता अगर हम लोग देखें कि जो बैगन हम लोग खाते हैं, उस बैगन में, टोमेटो में व्हाइट फ्लाई का अटैक होना बड़े पैमाने पे शुरू हुआ है। यहाँ तक के कि अभी व्हाइट फ्लाई हमें सोयाबीन जैसे फसल में भी देखने को मिलती है। तो ट्राइकोडर्मा की कुछ स्पीसीज है, कुछ स्ट्रेन्स है, जो व्हाइट फ्लाई को भी कंट्रोल करती है। उसके बाद जैसा हमारे यहाँ अनार होता है महाराष्ट्र में, उस अनार में ज़ैंथोमोनास ब्लाइट यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो उसका कंट्रोल भी ट्राइकोडर्मा कर सकता है। अलग अलग तरह के जो पौधे हैं, उनकी ग्रोथ बढ़ाने का काम भी, यानी जितने भी आज तक संशोधन किए गए हैं कि ट्राइकोडर्मा अलग अलग पौधों की बढ़ोतरी करता है, तो उसी के ऊपर से यह एक अच्छा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर करके माना जाता है। उसके बाद
हर फसल में यानी ऑलमोस्ट हर फसल में निमेटोड का प्रॉब्लम आना शुरू हुआ है। यानी अगर गिनती की जाए तो कम से कम 50 से 60 फसलों में निमेटोड का प्रॉब्लम हम लोग आज देख रहे हैं। और उस निमेटोड का कंट्रोल भी ट्राइकोडर्मा अच्छे से करता है। और जैसा हम लोगों ने हमारी जो प्रशिक्षण हुई थी, वो प्रशिक्षण के समय भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 1960 से लेकर आज तक जितना भी केमिकल फर्टिलाइजर हम लोगों ने दिया, और स्पेसिफिकली उसमें का जो फास्फोरस है, वह फास्फोरस मिट्टी में आज भी 80% यानी 80% मिट्टी में आज भी हमें पाया जाता है। तो यह फास्फोरस का अपटेक यानी मिट्टी में से वह फास्फोरस उठाकर पौधे की जड़ को देना, वह काम भी ट्राइकोडर्मा अच्छे से करता है। और जैसा हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग छिड़काव करते हैं पेस्टिसाइड, तो फसलों में उसका रेसिड्यू रह जाता है और वह रेसिड्यू उसको डिग्रेड करने के लिए भी ट्राइकोडर्मा अच्छे से काम करता है। यानी स्पेसिफिकली आज अंगूर की खेती करने वाले जो किसान हैं या अनार की खेती करने वाले जो किसान हैं, जो मोस्टली एक्सपोर्ट अपने अपनी फसलों का करते हैं, तो वे लोग आखिरी का 1 महीना या 2 महीना ट्राइकोडर्मा का छिड़काव करके उस पेस्टिसाइड का जो रेसिड्यू है, जो अवशेष है, वह कम करने का प्रयास करते हैं। और जितना भी खेतों में फसल निकालने के बाद में जो प्लांट रेसिड्यूज बचते हैं, उन सभी को डिकम्पोज करने के लिए ट्राइकोडर्मा एज वेस्ट डिकम्पोजर बहुत अच्छे से काम करता है। और कहना यह है कि यही ट्राइकोडर्मा अलग अलग तरह के कार्य करके खेती में फसलों को मदद करता रहता है। और जैसा हम लोगों ने इससे पहले भी कहा है कि जो गौ माता हमारे पास होती है, उस गौ माता के माध्यम से, जैसा हम लोग कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताएं जो हमें गौ माता में पाए जाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि यह जो अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीव है, वही सूक्ष्म जीव आज अलग अलग तरह के कार्य करके मिट्टी को सुरक्षित रख रहे। और उन्हीं में से एक यह ट्राइकोडर्मा जो फंगस है, उसका उपयोग दुनिया भर में अलग अलग रिसर्च के माध्यम से दिखाया गया है। और यहाँ यह जो मराठी में ट्राइकोडर्मा एक संजीवनी करके जो पब्लिकेशन एग्रोवन में पब्लिश हुआ था 2022 में, तो इसमें एक टेबल दिया हुआ है, अलग अलग जो फसलें हैं, उन फसलों में कौन सी बीमारियां लगती है, कौन से फंगल इन्फेक्शन होते हैं, कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, और उनका नियंत्रण कितना प्रतिशत होता है। यहाँ पे अभी क्लियर कट नहीं दिखेगा, लेकिन मैं आप सभी को यह इसका जो ओरिजिनल कॉपी है वह भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगर आप इसका जैसा कोई ट्रांसलेशन कर लेवे, तो यह आप आपके खेतों में जहाँ पे भी छोटा सा कमरा है, वहां पे इसको प्रिंट करके लगा सकते हो। और मेरा ये मानना है कि ये जो अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीव हमारे मिट्टी में डेवलप होंगे, उसका बेसिक रीजन है कि हम प्राकृतिक खाद अगर देंगे, तभी यह सब सूक्ष्म जीव अच्छी तरह से खेतों में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। लेकिन
इससे पहले हम लोगों ने जो विषय पे चर्चा की कि पेस्टिसाइड का उपयोग बड़े पैमाने पे जहां पर भी होगा वहां पर इन सूक्ष्मजीवों का जीवित रहना मुश्किल होते जा रहा है। और जो 1960 में केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के उपयोग शुरू हुए तो 1980 तक ही पता चल गया था कि ये पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर डेंजरस है और हमें उसका जो उपयोग है वह कम से कम करके खेती करना जरूरी है। लेकिन आज परिस्थिति इतनी विपरीत हो चुकी है कि 75 से 80% सूक्ष्म जीव यह मिट्टी में से खत्म होने की कगार पे है। और सूक्ष्म जीव तो हमें आंखों से नहीं दिखते, लेकिन आज जैसा हम लोग देखिए कि हमारे गांव में ही अलग अलग तरह के पंछी हमें देखने को मिलते थे, अलग अलग तरह के जीव हमें देखने को मिलते थे, लेकिन उनकी जो संख्या है, जैसा हम लोग यहाँ कहते हैं चिमनी, चिड़िया, तो चिड़ियाओं की संख्या कम होने लगी है। पहले हमारे घर में आती थी, लेकिन आज पुणे और बॉम्बे जैसे शहरों में अगर आप चिड़िया देखना भी चाहो तो आपको देखने को नहीं मिलती है। और ये बायो इंडिकेटर्स जो है यह पोल्यूशन इंडिकेटर करके काम करते हैं। और मान लीजिए कि अगर इसी तरह से सब चीजें आने वाले समय में चलती रही तो पृथ्वी पर सिर्फ मनुष्य प्राणी ही रहेगा और अलग अलग बीमारियों से जड़ा हुआ रहेगा। और इसी वजह से कहा जाता है कि बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हर जगह पे होना जरूरी है। और जिस तरह से ये ट्राइकोडर्मा आज दुनिया में सबसे ज्यादा पैमाने पे इस पर संशोधन हुआ, अलग अलग उसके उपयोग सामने आए, और जैसा जितनी भी बीमारियां होती है खेती में, उस बीमारियों को कंट्रोल यह ट्राइकोडर्मा अच्छी तरह से करता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इस ट्राइकोडर्मा का मैकेनिज्म अगर देखें कि किस तरह से वो दूसरा जो फंगस है उसको कंट्रोल करता है, मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन यह मात्र मैं कह सकता हूं कि यह जो फंगल इन्फेक्शंस है, यह फंगल इन्फेक्शंस को ही ट्राइकोडर्मा जैसा सूक्ष्मजीव ही अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाता है। और उसका बेसिक रीजन कि यह ट्राइकोडर्मा खुद जीवित होए, और अगर इसे खेतों में अच्छी तरह का खाद हम लोग देते हैं तो ट्राइकोडर्मा कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई भी होता है और इन बीमारियों को फैलने नहीं देता है। जैसा हम लोग एक चीज देखे हैं कि हम लोग अगर दही और छाछ का कंजम्पशन ज्यादा पैमाने पे करते हैं तो हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है। और उसका रीजन है कि जो दही या छाछ में जो लैक्टोबैसिलस है वह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छा काम करने में मदद करता है। तो जिस तरह खेतों में ट्राइकोडर्मा या अन्य सूक्ष्मजीव हमारी फसल की केयर करता है, उसी तरह लैक्टोबैसिलस हमारे शरीर में हमारे डाइजेशन का ख्याल रखता है। और उसी तरह अन्य सभी प्राणियों में, पशुओं में, पंछियों में, ये सारे सूक्ष्मजीव ही हमें अलग अलग इन्फेक्शन से
बचाते हैं। और हर जगह पे यही विषय आता है कि हम भी अगर हमारा डाइट अच्छी तरह से लेते हैं तो ही वे सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में पाए जाते हैं। अब यहाँ जैसा मैंने इससे पहले जो स्लाइड दिखाया कि किस तरह से ट्राइकोडर्मा अलग अलग फंगस का कंट्रोल करता है, तो उसके बेसिक रीजंस यह है कि अलग अलग तरह के एंटी फंगल मेटाबोलाइट यह ट्राइकोडर्मा तैयार करता है। अब हम लोगों ने देखा कि ट्राइकोडर्मा अलग अलग सबस्ट्रेट पे या अलग अलग चीजों पर ट्राइकोडर्मा मल्टीप्लाई होता है। दादू या शरद भैया या कोई भी आप जी बता पाओगे कि अलग अलग कौन सी चीजों पे हम लोगों ने ट्राइकोडर्मा मल्टीप्लाई होता है यह देखा है? जी ओम। सर। हाँ, तो मैं पहले बता देता हूँ, फिर शरद भैया बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम जो है, जो हमारी गोबर की खाद है उस पे कर सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट पे कर सकते हैं, गुड़ के माध्यम से कर सकते हैं, नवधान आटा के माध्यम से पे भी बढ़ता है, और फिर नवधान आटे के साथ साथ आलू पर बढ़ता है, और रोटी मक्के की रोटी पर बढ़ता है। इस तरह से अलग अलग जो मेरी जानकारी में है इन पर हम इसको बढ़ा सकते हैं। जियो शरद भैया। जी सर, ये जैसे खेतों में जो कचरा पड़ा हुआ है इस पे भी ये काफी बढ़ता है, और दादू ने पॉइंट बताया। और दूसरा ये कि जो सप्तदाना है अपना, उसमें तो सबसे अच्छा बढ़ता है ये। ओके, तो यहाँ कहने का मतलब पर ये एक है। बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि आप उसका वो देंगे कि हमारे एक मित्र जो है वो लेके गए यहाँ से नर्मदापुरम से, और उनने ऐसी लापरवाही में धूप में पटक दिया ऊपर छत पे, और वो गर्मी भर पड़ा रहा। पर जैसे ही बारिश आई और फिर से उनने मल्टीप्लाई किया तो वो फिर से बढ़ गया। तो मतलब इसका क्या कारण है सर? एक्चुअली जैसा जितने भी अलग अलग सूक्ष्म जीव है, ये सारे सूक्ष्म जीवों का टेम्परेचर का एक स्टेबिलिटी होता है, सनलाइट का एक स्टेबिलिटी होता है, और ऐसा मानना है कि कई ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो 119 डिग्री तक जीवित रहते हैं, 119 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जैसा बैसिलस जो है, बैसिलस के अलग अलग कुछ स्पीसीज वे 119 तक जीवित रह पाते हैं। और उसी वजह से जैसा हम लोग देखिए कि हम लोग इडली कुकर में स्टेरिलाइजेशन करना सीखे हैं, तो इडली कुकर में स्टेरिलाइजेशन क्यों किया जाता है या ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइजेशन क्यों किया जाता है? तो ऑटोक्लेव का टेम्परेचर 121 डिग्री तक हम लोग बढ़ा पाते हैं, या हम लोग हमारे घर में जो प्रेशर कुकर होता है जिसमें हम दाल या चावल पकाते हैं, तो प्रेशराइज्ड कंडीशन में टेम्परेचर 121 डिग्री तक जाता है। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं वे 70 डिग्री 80 डिग्री पर भी अच्छी तरह से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और इसी वजह से हर हर किसी सूक्ष्म जीव का एक स्टेबिलिटी रेंज है। और यहाँ पे एक्चुअली वो फोटो है या नहीं, मैं आपको एक देखता हूँ, जस्ट मुझे अगर वो फोटो मिलता है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हाँ, ये यहाँ पे ये दिख रहा है मेटाराइजियम का फोटोग्राफ। जी सर। जी दिख रहे। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि मेटाराइजियम
-80 डिग्री पर भी जीवित रहता है और +80 डिग्री पर भी जीवित रह पाता है। यानी बर्फ जैसी कंडीशन में भी मेटाराइजियम जीवित होता है और समर में यानी जो धूपकाला होता है, धूपकाले में जो अप्रैल और मई महीना में मिट्टी का टेम्परेचर बढ़ता है और अराउंड 60 डिग्री से 80 डिग्री के बीच में टेम्परेचर जाता है। तो इतना बड़ा टेम्परेचर का रेंज है, -80 से लेके तो +80 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो आप सोच सकते हो कि ये सूक्ष्मजीव कितने स्ट्रांग है। और अगर मैं मनुष्य प्राणी की बात करूं तो मनुष्य प्राणी की टेम्परेचर की सेंसिटिविटी रेंज कितनी होती है? कितने डिग्री तक मनुष्य जीवित रहता है? 102 फ़ारेनहाइट। नॉर्मल? जी डॉक्टर साहब 105 मैक्सिमम समझ लीजिए। फ़ारेनहाइट में बता रहा हूँ मैं। नॉर्मल टेम्परेचर कितना आता है ह्यूमन बॉडी का? 38 होगा। 98.5 98.4 फ़ारेनहाइट। और डिग्री सेंटीग्रेड में? सेंटीग्रेड में 37 लगभग। और 38। ठीक है, यानी कहने का मतलब जैसा 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो जाए तो आदमी दिक्कत में चला जाता है। इसका मतलब अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में करें तो 37 से 43-44 तक, यानी 37 डिग्री से 45 डिग्री के अंदर हम लोगों को दिक्कतें होना शुरू होती है। तो आप सोचिए कि -80 से +80 तक ये लोग कैसे जीवित रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से इन सूक्ष्म जीवों को बड़ा महत्व दिया गया है। और जितना भी सजीव सृष्टि है, फिर मनुष्य हुए, गोमाता हुए, सुअर हुए या अलग अलग जो प्राणी है, पंछी है, इन सभी में अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में। क्योंकि जो खाना हर सजीव खाता है उसका डाइजेशन होने के लिए यह अलग अलग सूक्ष्म जीवों का महत्व पाया जाता है। और मेरा ये मानना है कि इन्हीं सब सूक्ष्म जीवों पर हम लोग अच्छे से उसको समझ के लेवे तो अलग अलग तरह के उपयोग हमारे खेतों में हमें दिखाई देते हैं। लेकिन ये सारी जो चीजें आने वाली है, मीन्स अगर ट्राइकोडर्मा अलग अलग तरह के अगर फंगीसाइड बनाएगा, इंसेक्टिसाइड बनाएगा, वो कब बनाएगा? तो हम लोग अच्छा खाद देंगे। जैसा हम लोग अच्छा खाना खाएंगे तो हमारा शरीर अच्छी तरह से डेवलप होता है, डिफेंस मैकेनिज्म हमारे शरीर में अच्छी तरह से डेवलप होता है। लेकिन आज जिस तरह से हम लोगों का खाना भी बदला हुआ है, यानी हम लोग आज अलग अलग चीजें के माध्यम से हमारे शरीर में बहुत सी अलग अलग तरह की बीमारियां हम लोगों को सामने देखने को मिल रही है। तो मेरा ये मानना है कि इन सभी सूक्ष्म जीवों को अगर जीवित रखना है खेतों में, तो खेतों में अच्छी तरह के खाद होना बहुत जरूरी है। और इन सभी विषयों पे हम लोग आने वाले समय में चर्चा तो करने ही वाले हैं। लेकिन जैसा यहाँ आप देख रहे हो कि अलग अलग तरह के फंगीसाइड ट्राइकोडर्मा बनाता है, अलग अलग तरह के कीटनाशक ट्राइकोडर्मा बनाता है। और यह सारा जो भी बनेगा, या तो हम गोबर खाद देवे, या तो हम जो बकरी का खाद होवे वो देवे। इन सभी चीजों के माध्यम से यह अलग अलग तरह के यह अलग प्राकृतिक दवाइयां खेतों में ही बन जाती है। सिर्फ हमें यह प्राकृतिक चीजें देना जरूरी है।
और जैसे मैंने इससे पहले भी कहा कि ट्राइकोडर्मा अगर बनाना है तो सबसे अच्छा ट्राइकोडर्मा वेस्ट चाय पत्ती पे बनता है, या जो हम लोग भिंडी खाते हैं उस भिंडी पे बहुत अच्छा ट्राइकोडर्मा बनता है। और यही सारी जो चीजें होती है, हम लोग जैसा दादू ने जो भी कहा, शरद भैया ने जो भी कहा, उन सभी चीजों पे ये ट्राइकोडर्मा मल्टीप्लाई हो जाता है। और हम लोग यही चीजें जितनी बार, जितनी ज्यादा पैमाने पे हमारे खेतों में देंगे तो वह मिट्टी सुधारने में मदद हमें मिलती रहेगी। और इन्हीं सभी चीजों का अगर सबकी जड़ अगर हम लोग देखें तो आखिर में वह जड़ आती है गोमाता पर, या जो पशु है, जो पशुपालन हम लोग करते थे या पशुधन हम कहते थे, कि गोमाता का जो गोबर है, अगर गोमाता को अलग अलग तरह का खाना दिया जावे तो गोमाता के गोबर के माध्यम से जो चीजें हमें खेत में मिलेंगी उसी के माध्यम से या तो फिर यह फंगीसाइड होवे या तो फिर यह इंसेक्टिसाइड होवे, इसका डेवलपमेंट होगा। और प्रकृति के माध्यम से ही अलग अलग बीमारियां, अलग अलग कीड़े कम हो सकते हैं। तो आज की कक्षा में मैं यहीं पे रुकना चाहता हूँ, लेकिन आज मैं आप सभी से एक चीज की अपेक्षा लेकर आया हूँ कि आने वाले शनिवार को कम से कम आप मुझे 5 पेस्टिसाइड या जितना भी पेस्टिसाइड आप यूज करते हो, आप सिर्फ उसका नाम आने वाली कक्षा तक, यानी आने वाले शनिवार तक आप लोग मुझे दोगे, ताकि उन पेस्टिसाइड का कितना विपरीत परिणाम होता है, वह पानी में कितनी मात्रा में चल सकता है, या इवन अलग अलग जो फसलें हम लोग, जैसा आज हम बैगन खाते हैं, आज हम मेथी या पालक खाते हैं, तो उनमें उसका मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल क्या है, एक्सेप्टेबल डेली इनटेक क्या है, इस बारे में हम लोग चर्चा कर पाएंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग किमान इन पेस्टिसाइड का नाम कम से कम पेस्टिसाइड का नाम देवे। और अगर आप कुछ अलग तरह की चीजें बना रहे हो, अलग अलग तरह की चीजों का प्रयास कर रहे हो बनाने का, तो उस बारे में भी अगर आप इंफॉर्मेशन डालते रहे तो हमें पता चलेगा कि यह हमारे मिट्टी के लिए, हमारे फसल के लिए या हमारे शरीर के लिए उपयुक्त है या नहीं है। जी ओम। जी ओम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर 2-3 प्रश्न मेरे मन में आए हैं। तो पहला प्रश्न तो ये है सर कि जो हम जापान में इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग देख रहे हैं कि सब संसार में सबसे ज़्यादा हो रहा है, पर दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जापान के लोगों की औसत आयु ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों? दूसरा, हमारे 2 मित्र, एक गणेश गौर जी और आदरणीय राकेश गौर जी, दोनों ने गर्मी में जो है, अभी कल ही मेरी चर्चा हो रही थी उनसे, तो उन्होंने कहा कि जो मेटाराइजियम है उसका प्रभाव उन्होंने अभी भी देखा। और गणेश गौर जी ने जो है वो मूंग में जब कोरोजन फैल हो रही थी तो मूंग में इसका प्रभाव देखा। जबकि अभी हम लोगों की सामान्य धारणा ये है कि गर्मी में ये जीव जो है फसल पे ज़्यादा काम नहीं करते। तो इस संबंध में भी आप थोड़ा सा स्पष्ट करें। जियो। जैसा दादू आपने कहा है कि जापानीज लोगों की उम्र ज्यादा होती है, ज्यादा सालों तक वे जीवित रहते हैं। जैसा डिस्कवरी पे एक चैनल, जब ये एक प्रोग्राम मैं भी खुद देख रहा था, तो उनका जो खान पान है, यानी उनका
पुरातन तत्वों से जो खान पान बनते आ रहा है, और उसमें स्पेसिफिकली जो रताड़ों को क्या कहते हैं अपनी मराठी में? रतालू। रताड़े कहते हैं हमारे यहाँ पे, जो महाशिवरात्रि के दिन हम लोग उपवास के दिन खाते हैं। रतालू कंद होती है सर, रतालू कंद, वही रतालू, शकरकंद, राइट। तो उन्होंने जापानीज लोगों के डाइट में रोजमर्रा शकरकंद होता है, और इस शकरकंद का उपयोग उनके जैसा अगर हम लोग डेटा देखें अलग अलग साइट पे, तो भारत के लोगों की जो उम्र दिखाई गई है एवरेज वो 65 साल के बीच में है, लेकिन जापानीज लोगों की जो उम्र है वह 82 से 85 साल, यानी मिनिमम वे 82 से 85 साल जीवित रहते हैं। लेकिन वहाँ के कुछ जो 100 साल के करीब वाले जो लोग थे, उनका सर्वे किया गया था कि उनका डाइट ऐसा क्या है, उनका रहने, जैसा हम लोग रहनीमान कहते हैं, यानी वो किस तरह से जिंदगी जीते हैं, इन सभी चीजों पे जब चर्चा हुई तो उसमें से ये पता चला कि ये जो शकरकंद है यह उनके डाइट में डेली होता है। और आपने यह चीज भी देखी होगी कि जब कोरोना की परिस्थितियां हुई, तो कोरोना की परिस्थितियों में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 4 बड़े बड़े वॉल्यूम्स है, यानी 4 किताबें हैं। उन किताबों में जो आयुर्वेद का महत्व है, जड़ी बूटियों का जो महत्व है, वह महत्व दिखाया गया है। और सबसे ज्यादा जड़ी बूटियां या तो जापान में पाई जाती है या तो फिर चाइना में पाई जाती है। और इन सभी जड़ी बूटियों का उपयोग जापानीज लोग बड़े पैमाने पे करते हैं। लेकिन देखिए, अगर यह चीज है, यह अगर सत्यता है जो रिसर्च पेपर में दिखाया गया है कि 11 किलो पेस्टिसाइड अगर कोई भी किसान पर हेक्टर यूज करेगा, तो आने वाला समय यह दिक्कत का रहेगा, फिर वो जापान होवे या और कोई भी होवे। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग यानी यह आज देख रहे कि हम लोग नमक और शक्कर भी पचाना डिफिकल्ट हो गया है। ज्यादा नमक खाओगे तो प्रॉब्लम है, ज्यादा शक्कर खाओगे तो भी प्रॉब्लम है। तो आप सोचिए कि अगर पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का उपयोग बढ़ेगा तो आने वाले समय में यह दिक्कत करते रहेगा। और दूसरा जो आपका प्रश्न था कि गर्मियों में भी मेटाराइजियम का रिजल्ट देखने को मिला, तो उसका बेसिक रीजन ये है कि ये जो सूक्ष्म जीव है यह अडेप्ट होते हैं अलग अलग कंडीशंस को, यानी अलग अलग टेम्परेचर होवे, ह्यूमिडिटी होवे, सनलाइट होवे, या इवन यहाँ तक कुछ जो सूक्ष्म जीव है जैसा फाइटोप्थोरा है, जो संतरे की फसल में बहुत दिक्कत करता है। यहाँ महाराष्ट्र में हम लोग उसे डिंक्या कहते हैं, जैसा गोंद जैसा आता है। तो यह फाइटोप्थोरा पानी के बगैर भी जीवित रह सकता है, पानी के बगैर, पर कुछ विशिष्ट पीरियड के लिए जीवित रह सकता है। तो इन सूक्ष्म जीवों का जो जैसा विवरण हम जितना भी करें वो कम है, हम लोग नहीं समझ पाते कि किस तरह से ये सूक्ष्म जीव विपरीत परिस्थितियों में भी काम करते हैं। और जैसा देखिए कि मैंने कहा कि हम लोग 37 डिग्री से अगर 44 डिग्री या 45 डिग्री तक अगर हम लोगों के शरीर का तापमान चला जावे तो हम लोग काम नहीं कर पाते। यानी 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से 101 डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो जाए तो हमें काम करना नहीं होता है। तो फिर ये सूक्ष्मजीव
80 डिग्री तक, और अभी नए नए कुछ रिपोर्ट्स आए हैं तो 122 डिग्री तक जीवित रहने वाले सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। पर यह सारा जो विपरीत परिस्थितियां निर्मित हुई है, ये सारे हम मनुष्य प्राणी के वजह से हुई है, जो हमें सोचना जरूरी है। जीव जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो जवाब दिया। अब मैं सदन से निवेदन करूंगा कि जिनके भी हैंड रेज है और जो प्रश्न है, आदरणीय सरद भैया उन्हें आमंत्रित करें। और जी दादू। अभी एक हैंड जी रेज दिख अपनी रहा है हैंड श्री रेस। गणपत लाल जी। हाँ जी जी, ये है श्री गणपत लाल जी का हैंड रेज है, तो वो अपना प्रश्न पूछें। नहीं जी, गलती से हो गया था। ठीक ठीक। अच्छा जी जी, ठीक है। तो और सदन में किन्हीं भी भाइयों को जो प्रश्न पूछना है वो पूछ सकते हैं। अन्यथा सर मैं मेरा भी एक क्वेश्चन है। अभी जब हम लोग चर्चा करते हैं, तो जैसे कल मेरी चर्चा हो रही थी, तो उसमें एक प्रश्न आया कि हम जो स्लेरी डाल रहे हैं या जो चीजें डाल रहे हैं, तो इसमें फास्फोरस की उपलब्धि कैसे होगी? नॉर्मली जैसा हमें जो फर्टिलाइजर आज तक हम लोगों ने दिया है, केमिकल फर्टिलाइजर, और वह 80% आपके मिट्टी में ही दड़ा हुआ है। और यह जो स्लरी होती है, इस स्लरी में जैसा ट्राइकोडर्मा तो होता ही है, लेकिन बैसिलस और सुडोमोनास जैसे बहुत से सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जो यह फास्फोरस धीरे धीरे उठाकर देता है। और हम लोग अगर गोबर खाद या बकरी खाद डालें तो उसमें भी फास्फोरस उपलब्ध होता है। और मुझे यही कहना है कि जो आदत हम लोगों ने मिट्टी को डाली है, तो केमिकल फर्टिलाइजर अगर हम लोग जो उपयोग में ला रहे हैं, तो वह कंप्लीटली बंद 1 साल 2 साल में ना करें, धीरे धीरे ही उसकी मात्रा कम करें। वरना जो प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन कहीं ना कहीं कम होते हुए हम देख रहे। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि हमें अपने अपने खेतों में छोटे छोटे प्लॉट्स में इसके प्रयास करना जरूरी है कि कितनी मात्रा में हम फर्टिलाइजर कम कर पाते हैं। हम लोगों ने यहाँ महाराष्ट्र में जैसा वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर आते हैं, तो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर हम लोगों ने 90% हम लोगों ने इसका प्रमाण कम किया है। और उसका पर्याप्त पर्याय क्या था? तो जो नवधान आटा की स्लरी है, वह स्लरी हम लोग बड़े पैमाने पे देना शुरू किया है। और उस स्लरी के साथ में अगर आप अलग अलग तरह का सिंपल आटा भी बढ़ा कर देते हो, तो ये सारे फर्टिलाइजर की मात्रा फसल को मिलना शुरू होती है। और विशेषतः जब यह आटा उसके साथ में जाता है, तो मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव आज भी जीवित है, वे सारे इस फास्फोरस या पोटैश का अवेलेबिलिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। जीवो जी बहुत अच्छा सर। और अभी अशोक भैया का हैंड रेस है। अशोक भैया हमें। ओम, मेरा प्रश्न है कि क्या पूरा ट्राइकोडर्मा से इस पूरी खेती हो सकती है? क्या है ये सब जो खेती पूरी ट्राइकोडर्मा से हो जाएगी? 40 से 50% कार्य ट्राइकोडर्मा कर सकता है। लेकिन जैसा जो अलग अलग खाद हम लोग खेतों में देते हैं, स्पेसिफिकली गोबर खाद है, बकरी खाद है, या जैसा मुर्गी खाद है, या और भी जो खाद होते हैं,
या प्लांट के रेसिड्यूज, तो इन सभी खादों के माध्यम से अलग अलग सूक्ष्म जीव हमारे खेतों में प्राकृतिक रूप से पैदा होते हैं। सिर्फ हमें मिट्टी का भोजन, जैसा हम लोग कहते हैं कि हमारा डाइट, उस तरह मिट्टी का डाइट हम लोग अगर फोकस करें तो प्राकृतिक रूप से ही ये सारे सूक्ष्मजीव खेतों में बढ़ोतरी होती है। और एक चीज, जैसा आज अगर मिट्टी की जांच की जाए तो 100 अगर सूक्ष्मजीव है मिट्टी में, तो सारे साइंटिस्ट लोगों ने मिलके भी एक सूक्ष्मजीव को भी, यानी 1% सूक्ष्मजीवों का भी विवरण किया नहीं है या उनको आइडेंटिफाई किया नहीं है। 99% सूक्ष्मजीव आज भी मिट्टी में के, समुद्र में के और हवा में के हम लोग उसकी जांच नहीं कर पाए। और इसीलिए प्रकृति को जो विशेष महत्व देने का रीजन यही है कि प्रकृति में सारी चीजें उपलब्ध होती है, हमें सिर्फ उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैसा हम लोगों ने 1960 में केमिकल खाद आया और उसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया, उस वजह से ये सारे सूक्ष्मजीव, जैसा मैंने कहा कि 80% सूक्ष्मजीव मिट्टी में से खत्म होने की कगार पे है। सिर्फ हमें उनका भोजन देना जरूरी है, वो अपने आप निर्मित हो जाती है जीवों। जी सर, बहुत अच्छा। ये मैं इसमें वर्मा यूरिया जी को- डीएपी इनका क्या महत्व है? यूरिया डीएपी कितना डालना चाहिए? नॉर्मली सर जितना भी हर फसल का एक डोज, जैसे यहाँ महाराष्ट्र में हर फसल के लिए कितना नाइट्रोजन, कितना फास्फोरस, कितना पोटैश, इसकी मात्रा दी गई है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी मात्रा यहाँ दी गई है, आप उस मात्रा में हर साल 10 से 20% केमिकल फर्टिलाइजर कम कर सकते हो और आने वाले 4 से 5 साल में आप 50 से 70% फर्टिलाइजर कम डेफिनेटली कर पाते हो। सिर्फ यही एक चीज है कि इसको कम करते समय हमें हमारा प्राकृतिक खाद उसके साथ में, या नवधान आटा की स्लरी या फिर गोबर खाद या बकरी खाद देना जरूरी होता है, तो ही हमारी फसल हमें जितनी पर्याप्त मिलती है उतना मिलना शुरू होता है। जीओ नहीं, गोबर खाद 1 एकड़ में कितनी देना चाहिए? अभी नॉर्मली देखिए, हम लोग यहाँ जैसा मेरा जो अनुभव है वह अनार जैसी खेती या अंगूर जैसी खेतियों का है। हम लोग एक पौधे को 10 किलो से 20 किलो तक खाद, गोबर खाद देते हैं। तो उसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने, और गोबर खाद तो आप जितना भी देवे उतना अच्छा है, लेकिन आज उपलब्धता की वजह से हम लोग नहीं दे पाते। लेकिन अलग अलग जो फसलें हैं उस फसलों के माध्यम से, किसान भाइयों के माध्यम से भी आप लोग समझ के कितना देना चाहिए, 1 ट्रॉली है, 2 ट्रॉली है पर एकड़, यह आपको आपके खेती में जो भी जैसा जिस तरह का मिट्टी है उसमें आपको डिसाइड, क्योंकि अगर ब्लैक मिट्टी है तो ऑलरेडी न्यूट्रिएंट लेवल अच्छा होता है, लेकिन अगर सैंडी सॉइल है तो न्यूट्रिएंट लेवल कम होता है। तो जिनकी मिट्टी यानी काली मिट्टी होवे तो उसमें गोबर खाद कम भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन जहाँ सैंडी सॉइल है, पथरीली मिट्टी है, सफेद मिट्टी है, न्यूट्रिएंट का लेवल कम है, तो हमें गोबर खाद ज्यादा पैमाने पे देना ही पड़ेगा। जी बहुत अच्छा सर। लेकिन इसमें एक सबसे सरल पर्याय ये है कि हम लोग गोमाता के माध्यम से और बायोगैस के माध्यम से उसका अगर स्लज या स्लरी बनाते रहे और वह स्लरी अगर हम लोग खेतों में देते रहे तो उसके बहुत अच्छे परिणाम यहाँ महाराष्ट्र में हमें अलग अलग फसलों में देखने को मिले। फिर वह हल्दी होवे या संतरा होवे, अनार होवे, या यहाँ तक के कि सोयाबीन है या चना है, इन सभी खेतों में इसके बहुत अच्छे परिणाम हमें देखने को मिले हैं। ये गोबर गैस की स्लरी ये इम्पोर्टेंट है उसके लिए? यस, गोबर गैस से जो निकलता है वो जो, हाँ, उसका जो स्लज निकलता है उसको स्लरी कहते हैं हम लोग।
वह बहुत अच्छा पर्याप्त पर्याय है, बहुत तो अच्छा ये इसमें कुछ मिला के देना पड़ेगा कि जो निकलती है वो वैसी देते हैं, और कितने दिन बाद देना चाहिए उसको? वो नॉर्मली जैसा आप अगर उसका ड्रेंचिंग कर पाते हो या फिर वह फ्लड के माध्यम से भी दे पाते हो तो बहुत अच्छा। लेकिन नॉर्मली हम लोग यहाँ पे ड्रेंचिंग करते हैं उस स्लरी का। जैसा हमारी हल्दी की फसल हो गई तो उसमें मैन्युअली डाला जाता है, या तो फिर अंगूर या अनार जैसी फसल है तो ट्रैक्टर के माध्यम से वह जैसा पाइप के माध्यम से छोड़ा जाता है, ड्रेंच किया जाता है। ये कितने दिन बाद, मतलब जो जैसे हमारे यहाँ कह रही थी, जैसे स्लेरी निकलने के बाद में वो एक गड्ढे में पड़ी रहती है, तो उसको अपन कितने दिन बाद दें? मतलब जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये अनार जैसी फसल है तो हम हर 3 महीना में एक बार देते हैं। लेकिन जैसी जो फसल है, जैसा अब चने की फसल है तो चने की फसल में एक बार भी दे दिया तो बहुत यानी सफिशिएंट होता है। सिर्फ इतना ही है कि यह फसल में कब देना चाहिए इसके भी यानी कुछ गणित है। जैसा हम फसल बुआई करते, जैसा हम खाद डालते हैं उसके बाद में सीड सोइंग सारी चीजें होती है, तो उसी तरह ये जो स्लरी होती है इसको डिकम्पोज होने के लिए, यानी मिट्टी में जाके ये पहले डिकम्पोज होने को कम से कम 20 से 30 दिन का समय लेता है। तो वो खाद 20 से 30 दिन पहले अगर जाता है तो उसका उपयोग जो फसल की जड़ें है उसको होना शुरू होता है। तो इसका देने का प्रमाण और देने का समय, यह पे हमें अपने फसल और अपने मिट्टी के हिसाब से काम करना जरूरी है। जियो। मेरा प्रश्न ये था सर कि ये स्लेरी को सड़ने देना चाहिए कि जैसे ताजी है उसको भी दे सकते हैं? नहीं, बायोगैस की जो स्लरी है ऑलरेडी 40 दिन के बाद ही वो बाहर आती है, वो सड़ने के बाद ही आती है। तो आप डायरेक्टली वो स्लरी उठा के आप खेतों में दे सकते हो। हमारे यहाँ तो क्या रोज रोज निकलती है ना, वो स्लेरी रोज निकलती है। जैसे 6 घन मीटर का है वो गोबर गैस, तो उसमें से और एक गड्ढे में इकट्ठी होती जाती है, और उसमें ये अपन जो गोबर, जो दूसरा गोबर है वो पटक देते हैं, तो वो सब मिक्स होकर सड़ता रहता है पूरा सिस्टम, और फिर उसको फिर खेत में पटकते हैं। नहीं, वो आप यानी जैसा वो ऑलरेडी सड़ चुका होता है और आप इमीडिएटली, क्योंकि हमारे यहाँ अंगूर में हमारा प्रैक्टिस है या अनार में, वो स्लरी जो भी बाहर आ गया वो रेडी है देने के लिए, तो आप इमीडिएटली भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, धन्यवाद सर। मैं अब वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। ओम सदन को सादर वंदन। आज जो योग हुआ वो अति विशिष्ट योग था, यानी सही तरीके से मजा आया आज के योग में। दूसरी बात मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो आजकल पंजाब में और हमारे नर्मदापुरम में भी एक बड़ी समस्या आ रही कि जमीन अनफर्टिलिटी की तरफ बढ़ रही है, केमिकल के ओवरडोज के कारण। तो ये ओवरडोज के कारण जो अनफर्टिलिटी की समस्या है, कम उत्पादन होने वाली, अब उसमें ज़्यादा केमिकल भी डाल रहे हैं तो उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इस समस्या से कितने दिनों में हम ये मतलब ट्राइकोडर्मा वगैरह और दूसरी पद्धति अपना के कितने दिनों में इसको ठीक कर सकते हैं, या ठीक कर सकते हैं या नहीं? नॉर्मली जैसा हम लोगों ने पिछले 60 सालों से फर्टिलाइजर डाला है, तो आने वाले 10 साल तो हमें कम से कम काम करना जरूरी है। जो मिट्टी 60 साल पहले थी उसको दुरुस्त होने के लिए 10 से 30 साल का समय ये आसानी से लगेगा। और उसका रीजन ये है कि कितना भी कर लो, हमारे यहाँ गौ माता की संख्या कम हुई है, हमारा पशुधन कम हुआ है। और जैसा मैंने इससे पहले भी कहा है कि मिट्टी, अगर 1 ग्राम मिट्टी भी हमें डेवलप करना है, बनाना है, तो मिट्टी बनाने के लिए पशुधन ही इम्पोर्टेंट है। और अब पशुधन ही रहा नहीं है तो हमारी मिट्टी डेवलप नहीं होगी, और मिट्टी अगर डेवलप नहीं होगी तो मिट्टियों में बीमारियां, और उस वजह से जो फर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है, यानी फसलें, उसकी जो उपज है वह कम ही रहेगी। सिर्फ इतना ही है कि हम लोग ये अलग अलग माध्यम से आज देना शुरू किए हैं।
कहने का मतलब ये है कि जो केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर आज जो यूज हो रहा है वह धीरे धीरे कम किया जाए और प्राकृतिक चीजों पे उपयोग करके मिट्टी को सुधारना जरूरी है। लेकिन आने वाले 30 सालों तक यह चीजें बदलने वाली नहीं है। कम से कम 30 साल मिट्टी को सुधार करने के लिए लगना है, मतलब लगना है। कोई कितना भी कह दे कि ये खाद डाल दिए, आपकी मिट्टी आने वाले 2 साल 3 साल में ठीक हो जाएगी, यह संभव नहीं है। और मेरा यही मानना है कि जो प्राकृतिक खाद यूज करेंगे, फिर वो गोमाता का गोबर होवे या बकरी खाद होवे, जो भी खाद है प्राकृतिक रूप का, वे जब तक हम लोग डालेंगे नहीं, हमारी मिट्टी दुरुस्ती नहीं होगी। और एक सिंपल सा एग्जांपल जो मैं हमेशा देता हूँ कि मान लो हम लोग अगर बीमार होते हैं तो बीमार होने के लिए कम से कम 8 से 10 दिन जाते हैं। यानी पहले हमें थकावट होती है, फिर सर्दी खांसी होती है और फिर बुखार आता है और उसके बाद में हम लोग आराम करते हैं। लेकिन ये जो समय होता है कि 8 से 10 दिनों का समय बीमारी आने में लगता है, तो बीमारी जाने के लिए भी कम से कम 8 से 10 दिन कम से कम लगता है। जो 60 सालों से हमने गलतियां की, वह 60 सालों की गलतियां जाने के लिए, मैं 60 साल नहीं बोल रहा हूँ, डर के मारे नहीं कह रहा हूँ, वो 30 साल इसलिए कह रहा हूँ कि अगर 60 साल कहेंगे तो हम लोग सोचे, यानी देखा है कि कोरोना में बीमारी से आदमी नहीं मरा है, डर के मारे मर गया है। तो वही परिस्थितियां आने वाले समय में हो सकती है और इसीलिए प्राकृतिक खेती करना और प्राकृतिक जीवन जीना, यानी जैसा जो 60 साल पहले था ना, वही फिर से लाना जरूरी है। ज्वार का रोटी ही खाना जरूरी है। पिज्जा खा के हम लोग हमारा शरीर ठीक नहीं कर सकते। पिज्जा है, बर्गर है, जो भी चाट हम लोग खाना शुरू करें तो वह पर्याप्त पर्याय नहीं है जीवो। सर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सर। और छोटा सा था, ये आदिवासी लोग जो हैं जंगल के, वो लोग हर चौथे साल में या तीसरे साल में जमीन के ऊपर लकड़ी या कचरा रख के उसको जलाते हैं और फिर उपज लेते हैं। उसका क्या कारण है, क्यों ऐसा करते हैं? नहीं, एक्चुअली देखिए, कोई भी चीज जलाना यह पर्याय नहीं है और कोई भी चीज जब जलती है तो वह अलग अलग प्रदूषण निर्मित करती है। यानी उसका एक बेसिक, अगर हम लोग एग्जांपल्स देखें तो आज डीजल और पेट्रोल बेसिकली जलता है, उसका धुआं निकलता है, तो उसका परिणाम, विपरीत परिणाम आज हम लोग देख रहे हैं। हम लोग चूल्हे पे से गैस सिलेंडर पे आए, आज हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, यानी अभी कुछ अलग अलग तरह की पढ़ाइयाँ आ रही है कि बिना गैस के खाना बने, यानी बिना जलाए खाना बने। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा जो भी जंगल में लकड़ी जलाना या जो भी जो कोई भी चीज अगर हम लोग जलाते हैं तो आखिर में वह प्रदूषण बढ़ाता है। और जैसा जब भी मिट्टी, जैसा हमारे यहाँ जो गन्ने की खेती होती है तो गन्ने की जो पत्तियां बचती है, जैसा हम लोग ट्रैश कहते हैं, तो वह जला दिया जाता है और मिट्टी जो आधा से 1 फीट तक का जो मिट्टी का ऊपर का लेयर होता है, उसका टेम्परेचर 80 से 100 डिग्री प्लस चला जाता है। और अगर 100 डिग्री तक वो टेम्परेचर जाएगा तो उस मिट्टी के जो सूक्ष्म जीवाणु है वे कहीं ना कहीं दिक्कत में आएंगे। ये मानना, ये भी जैसे ये पहला मानना था कि अगर हम लोग वह जला देंगे तो हमें उसमें से जैसा अलग अलग तरह के तत्व मिलेंगे, लेकिन इसके साथ में वह प्रदूषण भी फैलाने में बढ़ोतरी करता है। जीवो। जी सर, बहुत अच्छा। अब मैं गौर साहब को बुलाता हूँ कि वो हमें अपने प्रश्न। ओम जी, सदन को नमन। राकेश जी बोल रहा हूँ सर मैं।
सर मैं ये पूछा था कि सिलिका का महत्व थोड़ा सा बताते थे। सिलिकॉन डालने से भी कुछ प्रभाव होता है? जैसे आपने वो जो पाउडर जो दिया है किट में, तो वो उसका स्प्रे में ही उपयोग होना चाहिए कुछ कि एक्स्ट्रा कुछ अपने को लिक्विड फॉर्म में या उसको भुरका करके भी कुछ एक्स्ट्रा उसका फायदा मिल सकता है अपने को? नहीं, नॉर्मली सिलिकॉन तो जैसा जो फसल है, जैसा 3-4 महीना का जो फसलें होती है उसमें आप छिड़काव भी करें, और जैसा जहाँ पे फल है, यानी मान लो अनार, अंगूर या संतरा, ऐसा कोई फल है, तो उसमें आपको स्प्रे के साथ में वह मिट्टी में से भी यानी ड्रेंचिंग या ड्रिप से भी आप लोग या फ्लड से आप लोग देना चाहिए। जैसा धान की खेती है तो धान में सिलिकॉन का बड़ा महत्व दिया गया है और स्पेसिफिकली जो पानी में हेवी मेटल्स की जो दिक्कतें होने लगी है, तो वह भी हेवी मेटल की जो दिक्कतें हैं वह कम करने का यह सिलिकॉन काम करता है। और सबसे बड़ा कि जब हम लोग छिड़काव करते हैं तो सनलाइट का जो यानी सनस्ट्रोक जो बोलते हैं, सन बर्निंग जो बोलते हैं, वह कम करने में मदद करता है। और सिलिकॉन का एक कोटिंग होता है हर फसल पे, तो उस वजह से कीड़ा या बीमारियां कम लगती है। तो छिड़काव भी करना चाहिए कुछ फसलों में, लेकिन कुछ फसलों में दोनों यानी छिड़काव भी और नीचे से भी देना जरूरी है। सर ये ज्यादा मात्रा में अगर चला जाए, ऐसा कोई इसकी मात्रा निर्धारित रहे तो थोड़ा सा बताते हमें तो, क्योंकि डाल तो रहे हैं और उसका डालने का मेरे को फायदा भी समझ में आया है। जहाँ मैंने डाला उस जगह का गेहूं का उठाव अलग दिख रहा है और जिस जगह नहीं डाला उसका उठाव अलग दिख रहा है मेरे को। नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। हेलो, मैंने जिस जगह डाला था गेहूं में, जमीन में मतलब खाली जमीन में डाला था, तो उसमें मेरे को अलग प्रभाव दिख रहा है फसल पे, और जहाँ नहीं डाला था उसका प्रभाव अलग दिख रहा था। मतलब मैं चाह रहा था कि मात्रा का कुछ ऐसा रहता कि मात्रा अपने को कितनी डालना चाहिए 1 एकड़ पे उसको, अगर अपन बहा के पानी के साथ या स्प्रे के मिट्टी में करते हैं तो कैसा कितनी मात्रा होनी चाहिए लगभग उसकी? नॉर्मली जैसा इसको अगर हम लोग छिड़काव करेंगे तो 50 ग्राम 1 एकड़ में या 100 ग्राम 1 एकड़ में बहुत होता है। नॉर्मली 50 ग्राम में सब काम होता है। और अगर मिट्टी में से देना है तो 250 ग्राम से 500 ग्राम सफिशिएंट होता है। लेकिन सिलिकॉन के अलग अलग टाइप होते हैं। जैसा देखिए कि गन्ने की यानी शुगर फैक्ट्री जो होती है, उसमें वो बगैस जलाने के बाद में जो उसकी राख होती है, उस राख में भी सिलिकॉन होता है। लेकिन वह 500 किलो से 1 टन तक लोग 1 एकड़ में देते हैं। तो यह जो अलग अलग सिलिकॉन के टाइप होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना देना चाहिए। और नॉर्मली अपनी जो मिट्टी होती है, मिट्टी में भी यानी ऐसा पहले कहते थे कि 27% सिलिकॉन मिट्टी में पाया जाता है, 27%। तो यह जो हम लोगों ने केमिकल खाद डाल डाल के ये सब चीजों को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया है। तो मेरा ये मानना है कि जो अभी आपको सिलिकॉन दिया है, आप छिड़काव करोगे तो 50 ग्राम प्रति एकड़ कीजिए। अगर आप सॉइल में से दोगे तो मैक्सिमम 250 ग्राम, उससे ऊपर नहीं देना है। जी। अच्छा, दूसरा प्रश्न सर मेरा, ये जो सिलिकॉन है आपके पास में, ये इसका टाइप क्या बोलेंगे इसको? कौन सा टाइप है ये, मतलब जो पाउडर फॉर्म में आपने दिया इसको, कि अपन कैसे जानेंगे, कैसे पहचानते हैं सिलिकॉन को? नहीं, अब नॉर्मली क्या होता है, पोटेशियम सिलिकेट या कैल्शियम सिलिकेट होता है, तो नॉर्मली यह पोटेशियम सिलिकेट है। जी जी, धन्यवाद। अब मैं गणेश गौर जी को बुलाता हूँ कि वो हमें अपने को गणेश गौर साहब। वो नहीं आ रहे तो मीना साहब अब आप है हमें। जी सर, नमस्कार, सदन को प्रणाम और संतोष सर को बहुत बहुत साधुवाद नमस्कार है उनको, जो हमें इतनी अच्छी जानकारी हमें मिल रही है। मेरा ये प्रश्न था सर कि मैं 5 वर्ष से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, जिसमें मैं अपना जीवामृत, घनजीवामृत और ट्राइकोडर्मा है 10 पर नियर की ही डाल रहा हूँ। मुझे
फसल शुरू से सभी फसलें अच्छी मिल रही है, चने की, मूंग की, गेहूं की फसल मुझे उत्पादन उसमें बहुत कम हो रहा है। 7 से 8 कुंटल या तक मेरी गेहूं की फसल होती है। तो ये क्या कारण है? मैं ये डालते हुए भी गोबर गैस की सैलरी भी मेरे 3 घन फुट का ये गोबर गैस है, उसकी पूरी सैलरी उसी प्राकृतिक खेती में जा रही है। इसके बाद भी मुझे गेहूं की फसल पर्याप्त नहीं मिल पा रही है। दूसरा मेरा ये प्रश्न था सर, हम वाशिम गए थे तो वहां पर जो मिट्टी थी, वहाँ प्याज का जो रोप लगा था, हमने वहाँ मिट्टी का परीक्षण किया था। इतनी बेस्ट मिट्टी थी वहाँ की, उसका क्या कारण है? क्या उसमें डीएपी और ये कीटनाशक का उपयोग नहीं हुआ? जी सर। नहीं, नॉर्मली जैसा देखिए, मैंने इससे पहले भी कहा है कि जो विदर्भ का एरिया है, स्पेसिफिकली वाशिम का आपने देखा, या विदर्भ का बहुत से ऐसे जिला है कि जहाँ पे आपको काली मिट्टी और जिसमें पत्थर, यानी अगर देखा जाए जैसा हम लोग मुरुम कहते हैं, तो 15 फीट तक उस मिट्टी में आपको मुरुम भी नहीं मिलेगा, पत्थर का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। तो यह प्रकृति के माध्यम से काली मिट्टी, लाल मिट्टी और जो मुरुम वाली मिट्टी कहते हैं, मुरमाड़ मिट्टी या सैंडी सॉइल, तो ये प्रकृति के माध्यम से बनी हुई ये सब मिट्टी है। और जैसा काली मिट्टी में न्यूट्रिएंट का लेवल बहुत बड़े पैमाने पे होता है और इस वजह से काली मिट्टियों में खाद कम लगता है और विदर्भ में जो फर्टिलाइजर है उसका उपयोग ही कम होता है, यानी इतने बड़े पैमाने पे होता ही नहीं है। और उस वजह से वो मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है आज भी वह अच्छे से रहा है। यानी आप देखिए, आप अलग अलग जगह की मिट्टी की अगर खुशबू लेना चाहे तो वो खुशबू पे से भी आपको पता चलेगा कि मिट्टी में क्या क्या चीजें जाती है। यानी आप मिट्टी में थोड़ा सा पानी डालिए और स्पेसिफिकली जो दुबकाले का समय होता है उस समय अगर डालोगे तो जब मिट्टी गर्म होती है, गर्म में पानी डालोगे तो जो भाप आती है, तो भाप पे से आप समझ पाते हो कि आपकी मिट्टी कितनी अच्छी है। जो मिट्टी की जो खुशबू होना चाहिए, जैसा हर मिट्टी में एक्टिनोमाइसेट, जैसा पहली बारिश होने के बाद जो खुशबू आती है, वह खुशबू अगर जिस भी मिट्टी से आएगी वह मिट्टी अच्छी होती है। और आज वो खुशबू आना तो मुझे लगता है बंद हो रहा है धीरे धीरे, तो कम खाद की वजह से वो मिट्टी अच्छी है। जी, मेरी गेहूं की फसल क्यों नहीं हो पा रही सर? सभी फसलें अच्छी हो रही है, अच्छी उपज निकल रही है, सिर्फ गेहूं की फसल ही है जो कम निकल रही है मेरी। नहीं, एक्चुअली अब इसमें ना एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि वाटर मैनेजमेंट एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो या तो फिर थोड़ा इस बारे में कुछ दीपक जी का नंबर है आपके